हमें। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ चीजों को देख रहे थे और हम लोग डिस्कस भी किए थे। हम लोग इसमें क्या देख रहे थे लास्ट टाइम कि क्या उपनाम से जाना जाता है, अन्य प्रमुख उपनाम जो है शहरों का उसको क्या नाम से जाना जाता है। और ये जो है एक हमारा लेक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि ये जो है सवाल इस तरह का पूछता है। और इसमें ये जानिए कि क्या क्या है, जैसे हम लोग अभी देखे शहरों को, शहरों का क्या नाम से जाना जाता है, लेकिन ये उसके अलावा भी कुछ अन्य उपनाम है जो कि हमेशा आपको सवाल जो है इससे बनता है। तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा गया है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो नेत्रहाट को कहा गया। नेत्रहाट जो कि एक बहुत ही मनोरम दृश्य वाला स्थान जो कि लातेहार क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से आप जो है सनराइज सनसेट कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट से देखा जा सकता है और काफी खूबसूरत वादी। और पाट क्षेत्र में पड़ता है, जो झारखंड का सबसे उच्च भूमि वाला क्षेत्र में ये नेत्रहाट पड़ता है, जिसकी जो ऊंचाई है नेत्रहाट का लगभग 3600 3581 या 3600 स्क्वायर फीट, 3600 फीट नॉट स्क्वायर फीट, 3600 फीट के अराउंड है। अलग अलग बुक अलग अलग क्लेम करता है, अराउंड इतना है। इसको हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें एग्जैक्ट डाटा आपको लिखवा देंगे। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर या छोटा नागपुर की रानी जो नेत्रहाट को, मंदिरों का गांव मलुटी, जो मलुटी जो दुमका में है और कहा जाता है कि मंदिरों का गांव है। गांव में बसा शहर, गांव में मैकलुस्कीगंज है, जो कि आपका ये मैकलुस्कीगंज के बारे में कहा जाता है कि एंग्लो इंडियन गांव है। ये एंग्लो इंडियन गांव कहने का मतलब हुआ, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते भी हैं कि एंग्लो इंडियन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो एंग्लो इंडियन गांव की यदि बात करें तो एंग्लो इंडियन मतलब यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि जिसमें माता पिता में से कोई एक जो है इंडियन होगा, और उसको हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन वाला पूरा विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जिसको कह सकते हैं मैक्सुलस्कीगंज को कहा जाता है। झारखंड का खजाना या भारत का जो रूर है, रूर सूर नहीं रूर, एक्चुअली ये टाइपिंग एरर थोड़ा सा हो गया है। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए, छोटानागपुर का पठार। और छोटानागपुर का पठार में वो दुनिया का हर तरह का मिनरल्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितना भी आयरन ओर्स मिनरल्स हो, बॉक्साइट हो या फिर कोल हो, जो भारत में सबसे अधिक कोल प्रोडक्शन या कोल का रिजर्व जो कहीं पे है, तो झारखंड का छोटानागपुर पठार क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मिल जाता है। छोटानागपुर पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है। सवाल पूछेगा आपको कि झारखंड का खजाना या भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो छोटानागपुर पठार को कहा जाता है। रूर एक शहर है जर्मनी में, और वो जो है जाना जाता है किसके लिए, तो खनिज लवण के लिए ही जाना जाता है। इस कारण से खनिज लवण के लिए जाना जाता है, इसलिए छोटानागपुर का पठार को। और छोटानागपुर के पठार में समझिए कि अभी वर्तमान में यदि बात करें तो झारखंड का 12 जिला शामिल है। उत्तरी छोटानागपुर जिसमें कि 7 जिला और दक्षिणी छोटानागपुर जिसमें कि 5 जिला। उत्तरी छोटानागपुर का जो 7 जिला है, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, ये शामिल है। इसके अलावा आपको जो है दक्षिणी छोटानागपुर में 5 जिला जो है आपको लोहरदगा, खूंटी, गुमला, रांची, सिमडेगा, ये 5 जिला आपको शामिल है जो है दक्षिणी छोटानागपुर में। और उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर जो अलग होता है दामोदर नदी के द्वारा अलग होती है। दामोदर नदी जानते हैं झारखंड की सबसे लंबी नदी में नाम आता है इसका, जिसकी लंबाई अराउंड लगभग 592 किलोमीटर है। उसका ओवरऑल पूरा जो लेंथ है दामोदर नदी की, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी में नाम आता है, सबसे चौड़ी नदी में नाम आता है झारखंड का। और सबसे दूषित नदी में भी नाम झारखंड का ही आता है, जिसकी बहुत सारे सहायक नदियां हैं। और इसमें डीवीसी प्रोजेक्ट जो कि भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना उसको माना जाता है। और दामोदर नदी के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि ये लातेहार के चूल्हा पानी से क्षेत्र से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में, समझिए सिंपली कि हुगली नदी में जाकर के गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से नहीं, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदियों में जो है स्वर्णरेखा नदी का नाम आता है। तो ये आपका हो गया। बंगाल का शोक दामोदर नदी क्यों, क्योंकि बंगाल का शोक इसलिए क्योंकि ये जो है दामोदर नदी का जो आपका समझिए कि जो गिरती है दामोदर नदी है ना, उद्गम स्थल होता है एक, और एक जहाँ पे ओरिजिनेट होती है जहाँ से उसको उद्गम स्थल कहा जाता है, और जहाँ जाकर के गिरती है तो अंततः ये जाकर गिरती है हुगली नदी में, और हुगली नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता है। दुनिया का विश्वासघात नदियों में नाम आता है हुगली नदी का, और हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। और ये दामोदर नदी का वाटर लेवल जब बढ़ता है तो हुगली नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता है, और उस कारण से क्या होता है कि उस क्षेत्र का जो कुछ जिला है 24 परगना या उसके आसपास वाले क्षेत्र जो गांव है,
वो काफी प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक कहने का रीजन है कि दामोदर नदी का पानी कभी भी अचानक बढ़ते करते रहता है, इसके कारण से। लेकिन अब इसको उपाय कर लिया गया है, दुर्गापुर में एक बांध बना लिया गया है, अवरोधक बांध, दुर्गापुर अवरोधक बांध, जिससे कि अब थोड़ा सा परेशानी कम हुआ है, ये कह सकते हैं। बंगाल की राजधानी राजमहल को कहा जाता है, जो कि राजमहल एक क्षेत्र है, शहर है, और ये जो है आपका कहाँ पर है, तो साहिबगंज क्षेत्र में। तो क्योंकि ये बंगाल जो है वहां से टच होता है, पश्चिम बंगाल, तो इसको जो है छोटनागपुर बंगाल की राजधानी के रूप में राजमहल को जाना जाता था अंग्रेजों के समय, और अभी भी उसको संज्ञा दी जाती है कि बंगाल की राजधानी किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। देखिए चीजें ये नया नहीं है, लेकिन बताने का तरीका और जो आपको जानना है, एक्चुअली बहुत बार ये होता है कि आपको पता ही नहीं चलता पढ़ना क्या है, तो ये आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन में डालता है। तो इस सबसे बचने के लिए आपको हम ये चीजें बता रहे हैं। छोटनागपुर की हल्दी घाटी कही जाती है, इसको कोराम्बे गुमला में हल्दी घाटी, छोटनागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे एक जगह है गुमला में, यहाँ भी युद्ध लड़ी गई थी। पत्थर पर लिखी हुई कविता कहाँ मिलता है? सूर्य मंदिर, बहुत बार गए होंगे आप लोग सूर्य मंदिर, यहाँ रांची वाला में, तो ये पत्थर पर लिखी हुई कविता मिलती। हल्दी घाटी छोटनागपुर का कहा जाता है, कोराम्बे गुमला को, लेकिन हल्दी घाटी मंदिर जो है ये आपका वासुदेव राव मंदिर जिसको कहा जाता है, और इस एक गुमला में। तो हल्दी घाटी मंदिर भी आपका गुमला में है, लेकिन और छोटनागपुर की हल्दी घाटी भी कहा जाता है कोराम्बे को, ये भी आपका गुमला में है। लेकिन हल्दी घाटी जो कहा गया, ये युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया, ये जो है मंदिर, जो हल्दी घाटी मंदिर वासुदेव राय मंदिर, जिसको श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ स्थापित है, ठीक है। ये चीजें। झारखंड का हम्पी किसे कहा गया है? हम्पी जो है आपका दोयसा का किला है, जो कि आपका ये इसको कंपैरिजन अलग अलग जगह से करते हैं, गुजरात वाला क्षेत्र या फिर हम लोग कर्नाटक क्षेत्र, अलग अलग जगह से लेकर के ये हम्पी, इसको मतलब कि ये कर्नाटक क्षेत्र में, तो झारखंड का हम्पी दोयसा का किला। हजारों महुआ वृक्ष का गांव किसे कहा गया है? देखिए ये बहुत बार सवाल आता है। हजारों महुआ वृक्ष का गांव जो है कहा गया है महुआ टार, एक तो हो गया महुआ टार और एक गोमिया बोकारो, दो जगह है। तो महुआ टार एक्चुअली गोमिया बोकारो में है महुआ टार, एक महुआ टार तो लातेहार में है, जो कि महुआ टार भेड़िया अभयारण्य है, तो ये सुने होंगे, लेकिन वो नहीं। ये महुआ टार का बात हो रहा है गोमिया बोकारो क्षेत्र में, जैसे हजारों महुआ का वृक्ष यहाँ पे है इस गाँव में, और इसलिए इसको हजारों महुआ वृक्ष जो है, समझिए कि सीएनटी एक्ट या एसपीटी एक्ट पढ़ेंगे तो जीवित पेड़ को तो काटना मना ही है, लेकिन ये फलदार पेड़ है, ऐसा पेड़ है जिसका कि समझिए कि फल और फूल दोनों काम आता है, और इस कारण से महुआ पेड़ को काटना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। अब चोरी छिप के काट देंगे तो वो अलग चीज है, लेकिन ये प्रतिबंधित रहता है। पहाड़ियों की मलिका नेतरहाट को कहा गया है, काफी वैली वाला क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए पहाड़ों की मलिका जो कही गई है वो किसको कहा गया है? नेतरहाट को कहा गया है। पहाड़ों की मलिका है ना, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका जिसको कहते हैं, मलिका मतलब रानी ही, तो ये नेतरहाट को कहा गया है। सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम स्थल जो है नेतरहाट में पिगमिलियन पॉइंट्स है, अभी और भी बन रहा है, कांच का पुल वगैरह बनना शुरू हो गया। जिस तरह से बिहार वाले क्षेत्र में राजगीर या और जगह बना है, तो उस तरह से यहाँ भी आपको बनना शुरू हो गया है। तो कुछ दिन के बाद आपको जाने में मजा आएगा यहाँ पे। तो सूर्योदय और सूर्यास्त जो कि कहा जाता है, पूर्ण रूप से यहाँ पे सूर्योदय सूर्यास्त को देखी जा सकती है। तो ये आपका नेतरहाट का खूबसूरती है, बहुत अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि और झारखंड में बहुत अच्छे अच्छे इतने झरने हैं, इतना टूरिस्ट प्लेस है, इतना लेक है, उसको डेवलप करने पे काफी जो है एक रास्ता खुलता। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है और भी आगे करेगी। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा वन बहुत ही घना वन है, और 700 पहाड़ियों का क्षेत्र में जो नाम आता है सारंडा वन का आता है। और सारंडा जो है ये पूरा का पूरा आपका कहाँ पे, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में, पश्चिमी सिंहभूम जिला क्षेत्र में आता है। तो झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, और उसमें सबसे अधिक समझिए कि वो सारंडा वन क्षेत्र है। ये समझिए कि नक्सलियों का हब हुआ करता था, लेकिन अब जो है बहुत कम हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता हिंसा से कोई बेनिफिट होने वाला है। इस कारण से अब क्या करने लगे हैं लोग कि अब जो मुख्य धारा में लौटने लगे हैं या लौट गए हैं मैक्सिमम। कुछ लोग जो है अभी भी मिसगाइडेड हैं, तो उनको समझा बुझा कर जो है उनको लाया जा रहा है मुख्य धारा में, और वो जुड़ रहे हैं। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सारंडा वन को कहा जाता है। कारखानों का कारखाना किसे कहते हैं? एचईसी, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1958 में
आपका जो हुआ था रसिया के सहयोग से और चेकोस्लोवाकिया, जिसको हम लोग चेक रिपब्लिक कहा जाता है, चेक रिपब्लिक जिसको हम लोग बोलते हैं चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक या चेक रिपब्लिक जो कि एक अलग कंट्री है, और चेक रिपब्लिक जिसको हम लोग चेकोस्लोवाकिया पुराना नाम है, और चेक रिपब्लिक अभी नया नाम है जिसको हम लोग चेक गणराज्य कहते हैं, रसिया जिसको रूस कहते हैं। तो ये इस दोनों के सहयोग से 1958 में इसको जो है एचईसी का स्थापना जो है हटिया में की गई थी, रांची हटिया में, और इसका 3 यूनिट था, है ना। फाउंड्री फॉर्ज था, जो कि ये इसका मुख्य जो काम क्या रहा है, जो एचईसी का, वो नट बोल्ट बनाना, मशीनरी प्लांट्स बनाना, या नट बोल्ट या कल पुर्जे इस तरह का चीजों का निर्माण करना रहा है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे कि कौन कौन सा यूनिट है, किसके द्वारा स्थापित हुई है। ये हम आपको जो है इंडस्ट्रीज वाला जो क्षेत्र जब पढ़ाएंगे झारखंड का, तो उसमें बताएंगे कि पहला यूनिट फाउंड्री जो हेवी हेवी फाउंड्री फॉर्ज कौन सा है, फाउंड्री फॉर्ज कौन सा है, ये इस तरह का यूनिट निर्माण का क्या कारण रहा है और इसको क्यों किया गया था। एचईसी का काफी जमीन है, उसी पे आपका जो है विधानसभा नया वाला बना है, या समझिए कि वही सब जमीन पर ही आपको जो है उस ध्रुवा साइड में जो बन रहा है चीजें यहाँ बना हुआ है, इसी का जमीन है, काफी जमीन है। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, इसको कारखानों का कारखाना कहा जाता है, कारखानों का मंदिर कहा जाता है, कारखानों का कारखाना कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, भारत का मंदिर किसे कहा गया है, आपका डीवीसी को कहा गया है। और जो इसी तरह से कारखानों का पवित्र स्थल, कारखानों का मंदिर, कारखानों का कारखाना एचईसी को कहा गया है, जो कि चेक रिपब्लिक या चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से 1958 में हटिया रांची में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सब केवल आप अच्छे से सुनते भी हैं तो बहुत सारा सवाल आपका ये बेसिक वाला से ही डील हो जाता है। संवेद शिखर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवेद शिखर जो है जिसको हम लोग संवेद शिखर जो है जिसको हम लोग पारसनाथ की पहाड़ी कहा जाता है, संवेद शिखर को। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी में नाम आता है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4480 फीट के आसपास है ये। और पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी के बारे में बताया था कि विंध्यन क्रम का यही एक्सटेंशन पार्ट है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का ही ये एक्सटेंशन पार्ट है। और ये जब हम लोग झारखंड का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल संरचना पढ़ते हैं, तो उसमें एक होता है इस तरह से हम लोगों का था, एक था पाट क्षेत्र सबसे उच्च भूमि को, उसके बाद हजारीबाग एवं रांची का क्षेत्र था, उसके बाद बाह्य क्षेत्र था, और उसके बाद चाईबासा और राजमहल की पहाड़ी थी। तो ये यहाँ बाह्य क्षेत्र वाला में आता है, जिसकी ऊंचाई 300 से 450 के बीच रखा गया, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर के आसपास है। झारखंड का सबसे उच्च भूमि में यदि किसी का नाम आता है पाट क्षेत्र, जो कि 900 से 1100 मीटर है, जो कि ये आपका लातेहार पलामू गढ़वा वाला क्षेत्र जो है शामिल है मुख्य रूप से, जिसमें नेतरहाट वाला क्षेत्र आता है। और हजारीबाग रांची का पठार जो है लगभग 600 से 650 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। और हम लोग जानते हैं कि 100 मीटर ऊपर जाने पे 0.65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम होती है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की बात कर रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसलिए टेम्परेचर जो वैरी करता है आपका जमशेदपुर और हजारीबाग या रांची के क्षेत्र से, आप उसका रीजन यही है क्योंकि जमशेदपुर या जो क्षेत्र है कोल्हान वाला क्षेत्र, वो समुद्र तल से 300-350 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन जो आपका हजारीबाग वाला या रांची वाला क्षेत्र या फिर पाट क्षेत्र नेतरहाट है, ये समुद्र तल से ऊंचाई में है। तो टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जो ऊपर की ओर जाएंगे सौरमंडल में ट्रोपोस्फेयर में, तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है आपका घटता चला जाएगा। इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। 100 मीटर की ऊंचाई जाने पे 0.65 डिग्री सेल्सियस, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे या 200 मीटर जाएंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, 300 मीटर जाएंगे इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर में डिफरेंसेस होता है। तो झारखंड का सबसे गर्म स्थान में नाम आता है तो वो है आपका जमशेदपुर। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान में नाम आता है तो वो है नेतरहाट। तो रीजन समझ गए, क्योंकि वो पाट क्षेत्र वाला में आता है 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई में, और जो जमशेदपुर है वो समझिए कि कोल्हान वाला क्षेत्र में आता है, यानी कि 150 से 300 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र में जमशेदपुर आता है। और मानसून भी समझिएगा वही क्षेत्र से, कोल्हान क्षेत्र से इंटर करती है मुख्यतः मानसून की यदि बात करें तो, क्योंकि बंगाल के खाड़ी से वहां सटी हुई, तो वही क्षेत्र से आपका जो है मानसून इंटर करती है झारखंड में। ये सवाल पूछा हुआ है, जितना सारा चीज बोल रहे हैं वो अपने आप में सवाल है, यही समझिएगा आप, है ना। जितना सारा चीजें आपको बता दे रहे हैं वो अपने आप में एक प्रश्न है, ठीक है, ये समझिएगा। उसके बाद यदि बात करें कि जोन्हा संवेद शिखर पारासात पहाड़ी, जो कि एक डेड वोल्केनो है, एक जो है क्या बताएं कि मृत ज्वालामुखी है, एक विंध्यन क्रम की चट्टानों का एक क्या है,
आपका उसी का ही एक्सटेंशन है, उसी का ही विस्तृत रूप है। ये जो है अवसादी प्रकार के चट्टान है। अवसादी प्रकार के चट्टान जैसे इंडिया में जितने भी पर्वत हैं, पर्वत पठार हैं, हिमालय को छोड़ दे, हिमालय रीजन को, तो सभी अवसादी प्रकार के चट्टान जिसे टूट फूट करके उसका दिनों दिन जो हाइट कम होता जा रहा है। दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पुराना पर्वत जो कहा गया था, ऊंचा पर्वत जो कहा जाता है, वो समझिए कि आपका वो क्या बोलते हैं, राजस्थान वाला जो आपका क्षेत्र है, उसको कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि हाँ देखिए नाम भूल रहा हूँ उसका। तो मतलब ये हुआ अ, हम्म, तो उसी प्रकार से अवसादी चट्टान है आपका कौन सा, पारसनाथ वाला क्षेत्र है। और पारसनाथ जो है अवसादी प्रकार के चट्टान है, मृत ज्वालामुखी है ना। जिसमें माउंट आबू वाला क्षेत्र आता है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग, जिसमें दिल्ली जो बसा हुआ है आपका, है ना। दिल्ली जिस पत्थर पर्वत पर बसा हुआ, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो भी एक अवसादी प्रकार के चट्टान है और दुनिया का सबसे पुराना प्रकार के चट्टान बोलते हैं, पर्वत है। दुनिया का सबसे पुराना जो है पर्वतों में उसका नाम आता है। उसी तरह से जोन्हा फॉल जो है, जिसको हम लोग गौतम धारा के नाम से जानते हैं, जोन्हा फॉल बोला जाता है। गौतम बुद्ध जब इधर से ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ स्नान किए थे, इस कारण से इसका नाम जो है गौतम धारा झरना कहा जाता है। टैगोर हिल कहा जाता है, मोराबादी क्षेत्र में स्थित टैगोर हिल। और टैगोर हिल जो है कहाँ पे है, रांची में, मोराबादी क्षेत्र में। झारखंड का जालियांवाला बाग, डोंबारी पर्वत, जो कि जहाँ पे गोलीबारी भी चली थी और यहाँ पे बिरसा मुंडा जो है आंदोलन यहीं से शुरुआत किए थे, डोंबारी गुरु पर्वत से। और इसे डोमरी या डोंबारी बोलते हैं, इसको डोमरी या डोंबारी गुरु पर्वत, जो झारखंड का जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग जान रहे हत्याकांड काफी प्रसिद्ध रहा है। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है, 1919 ईस्वी में, जो कि 2 दिनों का वैसाखी पर्व लगता है वहां पे, 2-3 दिनों का। और पूरा गेट फट सब लोग जमा होते हैं, जो कि जो भी आंदोलनकारी है उसको छोड़ने के लिए। लेकिन उसी बीच में अंग्रेज लोग घेर के मारकर काफी लोग मारे जाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो उसी तरह से यहाँ डोंबारी पर्वत या पहाड़ में होता है, जहाँ की 1895 ईस्वी में जो है आपका ये घटना होती है, जिसमें बिरसा मुंडा आंदोलन को शुरुआत करते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड जो है किसको कहा गया, छोटानागपुर को, क्योंकि यहाँ मनोरम दृश्य है, यहाँ घाटी है, देखेंगे बहुत सारा हिली एरियाज है आपका छोटानागपुर। रांची का पठार देख लीजिए, हिली एरिया में आता है रांची का जो क्षेत्र है। रांची को तो हम लोग जानते ही हैं, झारखंड का जो है शिमला कहा जाता है रांची क्षेत्र को। तो और क्योंकि उसका मनोरम दृश्य और उनका उसका जो है इन्वायरमेंट, झारखंड जो है क्या, झारखंड का रांची जो है ग्रीन सिटी में नाम आता है, ग्रीन स्मार्ट सिटी। तो एक्चुअली वो हरियाली है। हिली एरियाज में आपका हजारीबाग, कोडरमा वाला क्षेत्र देखिए, तो हिली एरियाज में आता है। इस कारण से जो छोटानागपुर का क्षेत्र है वो स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और हम लोग जो है स्विट्जरलैंड का टिकट कटाते रहते हैं और सोचते हैं कि हम लोग वहां घूम के आएंगे, तो दूर का ढोल सुहावना वाला हाल हो जाता है। लेकिन अब अच्छा से यहाँ पतरातू घाटी घूम जाए, है ना, कोडरमा वाला हिलीज एरिया, तिलैया डैम हो गया, हजारीबाग का कुछ क्षेत्र, आपका पारसनाथ क्षेत्र हो गया, ये सब यदि क्षेत्र वाटरफॉल रांची का घूम जाए तो ये आपका स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। प्रतिभाओं की धरती किसे कहा गया, क्योंकि और माझे क्षेत्र को, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो आपका नाम आता है शेख भिखारी या उनके साथ जितने भी लोग हैं, खटंगा क्षेत्र और माझी क्षेत्र से ये रहते हैं, वही क्षेत्र से रहते हैं। तो इसीलिए इसको प्रतिभाओं की धरती कही जाती है। तो प्रतिभाओं की धरती यानी कि लैंड ऑफ टैलेंट जिसको कहेंगे, वो और माझी क्षेत्र रांची है। और माझी क्षेत्र रांची 60 गांवों का व्यापारिक केंद्र जो है खैरा चादर, ये नया एक आपको आया है कि 60 गांवों का एक कहीं कहीं कॉमर्शियल सेंटर है खैरा चादर। खैरा चादर जो कि बोकारो क्षेत्र में एक गांव में आता है। खैरा चादर के आसपास बहुत सारे गांव है, कसमार है, जाना मोड़ हो गया, ये सब क्षेत्र है। तो खैरा चादर बोकारो में, इस प्रकार से हम लोग समझते हैं और जानते हैं। ये आपको हम जो सेक्शन बताए इसको ध्यान से रिवीजन करिएगा, तब जा करके आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि झारखंड आप पढ़ते हैं तो झारखंड का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तब क्या होगा कि आपको कहीं भी दिक्कत जो है वो नहीं होगा। ठीक है, एक झारखंड का नामकरण, झारखंड तो क्या है भाई, अच्छा ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला है, ये नहीं चलेगा। अच्छा, तो हम लोग जो अगला देखेंगे झारखंड में, वो झारखंड का हम लोग लेक्चर 2 वाला सेक्शन देखेंगे।
लेक्चर 2 अपलोड हुआ इसमें कि नहीं हुआ है? लगता नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो फिर आ जाएगा। झारखंड का लेक्चर 2 यदि बात करेंगे, आया हुआ है झारखंड का 1, झारखंड 2 है जी। इस सेशन तो आया हुआ है झारखंड 1, झारखंड 2, झारखंड 3, झारखंड 4, झारखंड 5, झारखंड 6 और क्या है। तो हम लोग झारखंड का लेक्चर 2 यदि देखेंगे, हाँ देखिए झारखंड का लेक्चर 2 ये है, एक्चुअली ये पूरा आपको दिखता नहीं। झारखंड का लेक्चर 2 देखेंगे आप, तो आपको बहुत सारा चीजें जो है आपको यहाँ पता चलेगा। और इसमें 2 लेक्चर मतलब इसको नाम दे देगा, लेकिन लेक्चर नंबर तो आपका ज्यादा हो जा रहा है। तो झारखंड का राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक की बात करेंगे, झारखंड का राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक की बात करेंगे, तो क्योंकि ये जो है स्टेट एम्बलम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आखिर झारखंड का राजकीय चिन्ह और प्रतीक को आगे तक बढ़ाने का या उसको बनाने का जिम्मा जो है किसके अंतर्गत होता है, तो ये हम लोग देखते हैं इसको। तो एक है मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, कौन विभाग के द्वारा ये जो है चीजें की जाती है, तो ये जो की जाती है मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के द्वारा, ये जो है झारखंड सरकार द्वारा ये की जाती है। उसमें क्या होता है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये जो हमारा अधिनियम है जो बना था, झारखंड अलग हुआ था, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा में लाई गई थी, तो उसका जो जो बिल पास हुआ था झारखंड बनने के लिए, जो कि बिहार का दक्षिणी बिहार का 46% भाग जो है कटकर आपका बना है झारखंड, ये और 18 जिला के साथ बना था। तो बोलता है कि उसके लिए जो बिल लाया गया था बिहार के विधानसभा या फिर समझिए कि लोकसभा राज्यसभा में, यहाँ पे संसद में, और अनुमोदन अंततः प्राप्त हुआ, तो उसका बिल का नाम था बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो उसका अलग अलग धारा है, तो उसका धारा 85 के अंतर्गत झारखंड राज्य का प्रतीक के बारे में वहां प्रावधान है, और झारखंड राज्य का प्रतीक क्या होगा उसको वहां लिखा हुआ है। तो झारखंड राज्य अंतर्गत झारखंड राज्य का सांप्रतिक भारत का, और बोलता है झारखंड राज्य के प्रतीक के बारे में वहां चर्चा है, और प्रतीक जो है क्या हो सकता है नहीं हो सकता, उसमें भारत सरकार को अनुमोदन प्राप्त होता है। और वह बोलता है भारत का राज्य सांप्रतिक नियम है भारत सरकार का अलग से, और नियम जो है 4(2) के अनुसार, देखिए ये आपको धारा 85 बिहार पुनर्गठन अधिनियम धारा 85 में ये चीजें मेंशन है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन, राजकीय पक्षी कौन, उसका लोगो क्या, ये सभी चीजों के बारे में वहां पे मेंशन है धारा 85 में। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है भारत का राज्य सांप्रतिक नियम, एक जो नया नियम जो बना था बाद में 2007 में, तो नियम 4(2) के अनुसार भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ, और फिर पहले जो पुराना लोगो था उसके जगह पे नया लोगो लाया गया, और नया लोगो लाया गया, और उसका जो है देखेंगे कि 15 अगस्त 2020 को ये लागू हुआ नया लोगो। नया लोगो कुछ किस प्रकार से उसका देखेंगे, और 15 अगस्त 2020 को राज्यपाल, उसमें तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थे, द्रौपदी 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 होगा, द्रौपदी मुर्मू थे, और तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थे, और आर्यभट्ट सभागार में इसको इसको लॉन्च किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया, जो नया लोगो झारखंड का बना हुआ। अब नया लोगो झारखंड का क्या है, तो नया लोगो झारखंड का हम लोग इसको देखेंगे कि इस चिन्ह में क्या क्या है नया लोगो में। तो ये क्या समझे कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम धारा 45, बिहार पुनर्गठन अधिनियम जो है वो धारा 45 हो जाएगा। और है ना, यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं झारखंड का एक हम लोग नया झारखंड न्यू लोगो, ठीक है। और न्यू लोगो में हम लोग इसका क्या है, झारखंड का न्यू लोगो का यदि बात करें तो कुछ प्रकार से आपको यहाँ पे कौन सा दिखेगा क्लियर, इसको देख लेते हैं, ठीक है। झारखंड का ये न्यू लोगो है, समझिएगा। झारखंड का यदि ये न्यू लोगों की बात करें तो जानते हैं कि ये 15 अगस्त 2020 को ये नोटिफाइड हुआ, और ये 15 अगस्त समझिएगा, झारखंड का न्यू लोगो में 15 अगस्त 2020 को तत्कालीन राज्यपाल, जो कि भारत सरकार का संप्रति जो भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ, समझिएगा, तो फिर से समझिए, भारत झारखंड का न्यू लोगो को अच्छे से समझिए आप।
कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, जब बिहार बन रहा था तो पुनर्गठन अधिनियम 2000 में जो पास हुआ, उसके तहत क्या हुआ कि धारा 85 में, धारा जो है आपका 85 में ये प्रावधान है कि झारखंड का अपना एक न्यू लोगो होगा, राजकीय पशु होगा, पक्षी होगा, जो भी उसको होना है वो होगा राजकीय अपना, तो धारा 85 में। लेकिन बोलता है भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त उसका अपना नियम है, और संप्रति अधिनियम, सांप्रतिक अधिनियम, इसको स्टेट इम्बलम कहा जाता है। सांप्रतिक अधिनियम जो है 2007 के तहत नियम 4 के 2 में, नियम 1 होगा 2 होगा, तो नियम 4 के 2 में, जो किसी पीछे हम दिखा चुके हैं आपको, उसमें उसके तहत अनुमोदन प्राप्त करके झारखंड सरकार क्या किया, अपना एक नया लोगो बनाया, और 15 अगस्त 2020 को ये लोगो को लॉन्च किया गया। और कौन किए, तो बोलते उसमें तत्कालीन राज्यपाल जो थी हमारे, जो आज की महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उसको लॉन्च किया, और कहाँ पे, तो आर्यभट्ट सभागार रांची में इसको किया गया, जो कि रांची में इसका नाम आता है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 15 अगस्त 2020 को किया गया। अब ये लोगों का देखेंगे हम लोग, लोगों में क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को समझना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो इसमें लोगों में देखिएगा तो ये जो है आपको कुछ कुछ चीजें रैंडम समझे, कि हाथी जो देख रहे हैं, ये हाथी जो देख रहे हैं इस तरह से, ये टोटल 24 हाथी है। ये लोगों में हम टोटल कितना कॉलम है देखेंगे, कितना इसका सर्किल है, कितना घेरा है, घेरा नंबर 1, घेरा नंबर 2, घेरा नंबर 3, घेरा नंबर 4, घेरा नंबर 5, घेरा नंबर 6, और घेरा नंबर 6, घेरा नंबर 6, घेरा नंबर 5 और घेरा नंबर 7, टोटल 7 घेरा है इसमें, और हर घेरा में कुछ ना कुछ। तो एक रैंडम समझे, उसके बाद समझाएंगे हम कि हाथियों की संख्या जो है आप ये देख रहे हैं, ये टोटल 24 है। हाथी यहाँ पे ऐसे समझिए, हाथी जो है इसमें 24 है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो, हाथी 24 है। उसके बाद एक पलाश का फूल भी आप देखेंगे, ये जो है पलाश का फूल है, पलाश का फूल है, ये पलाश का फूल है, और पलाश का फूल भी आपका 24 है। इसको लिख दीजिएगा आप लोग, पलाश का फूल भी है, इसको हम आगे 24 है। पलाश का फूल भी कितना है जी, तो पलाश का फूल आपको पता है हाथी 24 है, पलाश का फूल 24 है, और ये जो है सौर चित्रकारी, ये चित्रकारी जो है नाचता हुआ चित्रकारी है, देख रहे हैं, ये नाचता हुआ चित्रकारी, ये, और ये सौर चित्रकारी कहा जाता है इसको, सौर चित्रकारी, और सौर चित्रकारी नर्तक कहा जाता है इसको, सौर चित्रकारी नर्तक, जो कि ये 24 जोड़े हैं। ये देखिए, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, इस तरह दिखेगा आपको, और 24 जोड़ा का मतलब ये भी 48 है। तो क्या बताएं, हाथी जो है वो 24 है, पलाश का फूल जो है आपका 24 है, सौर चित्रकारी नर्तक जो आपका डांसर है इसमें जो दिख रहा है, ये आपका दूसरा घेरा में, वो आपका 24 है। 24 जोड़े हैं मतलब, और 24 जोड़े का मतलब क्या होता है आपका 48 है। उसके बाद एक गोल गोल वृत्त व्हाइट में दिख रहा है इसमें, दूसरा दूसरा जो है घेरा में, ये जो है टोटल 60 है। ये वाला जो आप देखेंगे तो टोटल कितना है, 60 है। ये वाला जो एक गोल वृत्त है, गोल वृत्त है, उसकी संख्या 60 है। तो 3 4 5 चीज नोट करिए इसका। इस जो है आपका न्यू लोगो में हाथी 24 है, प्लास का फुल 24 है। प्लास का फुल देख रहे हैं, ये यहाँ नीचे ब्लैक दिखा रहा है, ये प्लास को फूल को क्यों लिया गया है बात करेंगे, हाथी को क्यों राजकीय पशु के रूप में, राजकीय पुष्प के रूप में क्यों लिया गया है इसको, ये बात करेंगे। हाथी में देखेंगे कि हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु के साथ साथ ये केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु के रूप में ये जाना जाता है। तो झारखंड का राजकीय पशु जो है हाथी है, लेकिन हाथी के अलावा झारखंड का राजकीय पशु में आपका जो नाम आता है वो केरल और कर्नाटक का भी जो राजकीय पशु है वो क्या है, आपका हाथी है, जान लीजिए आप। इसके अलावा पलाश का फूल जो झारखंड का राजकीय पुष्प है, वो झारखंड का ही नहीं, वो आपका उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प के रूप में नाम आता है, किसका, जो पलाश है वो, ठीक है। अब ये समझिएगा कि ये आपको लिख दिया हाथी 24, पलाश फूल 24, सौर चित्रकारी नर्तक जो है 24 जोड़ा ने 48, और गोल वृत्त जो है 60। अब ये 7 घेरा है, ये बता दें धारा 85 और जो है भारत सरकार का अधिनियम 2007 के तहत, संप्रति अधिनियम 2007 के तहत क्या है कि आपका नियम 4 के 2 में ये इसको नोटिफाइड किया गया 15 अगस्त 2020 को नया लोगो, और उसमें टोटल 7 घेरा है। 7 घेरा, पहला घेरा में आपका ये देख रहे हैं, पहला घेरा में सत्यमेव जयते वाला है, सत्यमेव जयते का है, ये अशोक चक्र यहाँ देख रहे हैं, तो पहला ये हो जाएगा, इसको लिखवा देंगे हम, अभी टाइम है ना, हम लोगों का क्लास है 8 बजे से, फिर टाइम तो ऑलमोस्ट होने को। तो कुछ कुछ हम लोग चीजों को लिखेंगे, इसको लिख देंगे। और ये राजकीय पुष्प कौन सा है,
अच्छा, इसमें 7 घेरा में समझिएगा कि पहला में घेरा में क्या है, तो ये सत्यमेव जयते का आपका बना हुआ है पहला घेरा में। और सत्यमेव मतलब सिंपली समझिए, सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ, सिंपली अशोक स्तंभ, ये पहला घेरा हो गया। दूसरा घेरा में ये 60 वृत्त है, गोल गोल वृत्त है, 60 वृत्त है। तीसरा घेरा में ये नर्तक है जो कि 24 जोड़ा है नर्तक, सौर नर्तक कहा जाता है इसको, सौर चित्रकारी नर्तक जो 24 जोड़ा नहीं 48 है, 24 जोड़ा मतलब 48 है तीसरा घेरा में। चौथा घेरा में आपका पलाश का फूल है, 5 जो कि ये 24 है। पांचवा घेरा में हाथी है जो कि ये 24 है। और एक छठा घेरा में आपका देखेंगे झारखंड सरकार लिखा हुआ है, और ये झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, दोनों अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखा हुआ है छठा घेरा। और सातवां घेरा जो है आपका ये खाली है, एक तरह से सातवां घेरा सिंपल समझिए खाली है। तो टोटल 7 घेरा है। और 7 घेरा में क्या क्या है फिर से समझ लीजिए 1 मिनट में। पहला घेरा में सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ, दूसरा घेरा में ये जो है गोल वृत्त है जो कि इसकी संख्या 60 है। तीसरा घेरा में सौर चित्रकारी नर्तक है जो कि 24 जोड़ा यानी 48 है। चौथा घेरा में आपका पलाश का फूल है, पांचवा जो कि 24 है। और पांचवा घेरा में जो कि राजकीय पुष्प है, ये झारखंड का इसलिए पलाश का फूल रखा गया है। नृतक जो कि हमारा ये संस्कृति को दिखाया गया झारखंड में इसलिए इसको रखा गया है। सादा जीवन उच्च विचार ये गोल नृतक को। हाथी जो कि राजकीय पशु और हमारा एक अपना समझिए कि पहचान है झारखंड का हाथी। गज अभ्यारण्य हम लोग जानते हैं कि जो है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में इसको घोषित किया गया है गज अभ्यारण्य, जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में लाया गया था, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये सब चीजें लाई गई थी। और गज अभ्यारण्य जो इसको घोषित किया गया था 2001 में, सिंहभूम दलमा वाला क्षेत्र को 2001 में गज अभ्यारण्य घोषित किया गया। उसके बाद छठा घेरा में आपका, पांचवा घेरा में आपका हाथी है जो कि 24 है। और ये छठा घेरा में झारखंड सरकार या फिर एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और सातवां घेरा ब्लैंक है। यही है हमारा नया लोगो, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। तो इसको हम लोग आज यहीं तक हम लोग अभी मतलब इस तरह से कुछ कुछ लिखवाएंगे आपको, और फिर ये भी बताएंगे, ऐसे समझिए कहाँ से कट होगा जी। हाँ, ये भी समझिए कि आपको हम झारखंड वाला जो सेक्शन बता रहे हैं, तो उसमें ये आपको पूरा का पूरा हम बताएंगे कि क्या क्या है इसमें, है ना, तब जाके आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, सबके बारे में लिखाएंगे कि हाथी राजकीय पशु क्यों, जैसे देखिए बताया ये आपको 24 हाथी, 24 प्लास 24, सौर चित्रकारी के नर्तक कितना 24 जोड़े, सफेद वृत्त कितने, हाथी। हाथी हमारा क्या है, हाथी के बारे में जानेंगे कि राजकीय पशु है। प्लास के फूल के बारे में लिखेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है सो किसके बारे में लिखेंगे, अशोक स्तंभ के बारे में लिखेंगे। हरा रंग क्यों दिखा रहे हैं हम लोग लोगों में, वो बताएंगे। सौर चित्रकारी का क्या है, चक्राकार जो दिखाया गया उसका विन्यास क्या है, पहला घेरा दूसरा घेरा में क्या है, सब लिखा देंगे आपको, पहला घेरा दूसरा घेरा में। उसके बाद आपको हम राजकीय प्रतीक में, राजकीय पशु जो है आपका हाथी है जिसको एलिफास मैक्सिमस कहा जाता है अंग्रेजी में। राजकीय पक्षी कोयल है जिसको जो है यूटिमास अस्कोलोपेसियस कहा जाता है। राजकीय वृक्ष, वृक्ष होगा, साल है, सॉरिया रोबस्टा कहा जाता है। राजकीय पुष्प जो है प्लास है, ब्यूटिका जो है ब्यूटिका मोनोस्पर्मा कहा जाता है। फिर इसको भाषा हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है, ये सभी चीजों को आपको हम कल डिस्कस करेंगे कि प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, इसके अलावा 20 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है। और प्रमुख पुराना और कुछ नया नाम देखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट का नाम हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, और ऑफ ये हम लोग सबका नाम देखेंगे। फाउंड्री फोर्स एंड फोर्स फाउंड्री टेक्नोलॉजी, इसका नाम हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2021 नाम बता दिया, 1986 में इसका नाम था। रांची कॉलेज 1926 में स्थापना हुआ था और उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया है इसको। तो ये सभी चीजों को आपको हम बताएंगे, इसको हम पढ़ाएंगे। तो इसको आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, झारखंड वाला सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड। सभी एग्जाम जेपीएससी में 100 सवाल रहेगा झारखंड से, तो सोचिए कैसे करेंगे।